नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ इस खास बुलेटिन में। खास इसलिए कि इसमें आपको हम बताएंगे हर एक वो एंगल जो होगा जुड़ा कि अमेरिका में अब अगला राष्ट्रपति कौन। सुपर पावर का चुनाव हो रहा है और इसमें मैं और मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी इसमें आपको देंगे पूरी जानकारी। और यहाँ पर आपको हम बताएंगे अलग अलग जो एंगल्स हैं, अलग अलग जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं दोनों के लिए, वो क्या होंगे। और उमा, हम ये समझे कि अब कुछ ही देर में वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जो एक्चुअल जो आज के लिए जो वोटिंग है। बिल्कुल स्थानीय समय के हिसाब से 7 बजे जो अमेरिका में सुबह के 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, जो कि यहाँ शाम 5:30 बजे होगा। और उसके बाद जो है तकरीबन 12 घंटों तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग, क्योंकि अमेरिका 4 टाइम जोन में है, तो 7 बजे का मतलब है एक टाइम जोन में 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, दूसरे जोन में 1 घंटे बाद, और इसी तरह 4 अलग अलग टाइम जोन की वोटिंग शुरू होगी। और वो उसी तरह से 4 अलग अलग घंटों में आगे जाकर कल सुबह भारतीय समय के हिसाब से 5:30 बजे से ख़त्म होना शुरू होगी, जो 9:30 बजे तक चलेगी। तो जो 18 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं उनमें से करीब 18 करोड़ से जो ज़्यादा वोटर हैं उनमें से 4 करोड़ वोटर अर्ली वोटिंग कर चुके हैं। तो जो अब बैलेट के जरिए मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग करेंगे, उनके आने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। बिल्कुल। और आप ये सोचें कि उमा, सिर्फ ये तो आपने टाइम जोन जो वहाँ अमेरिका में 4 टाइम जोन है उनकी बात की, और यहाँ पे हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर पहले जाकर वोटिंग की गई है। लेकिन आप ये सोचें कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है और हर एक के पास अपने अपने वजह है। अब चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर पर 2 युद्ध में शामिल होना हो, या फिर कहीं ट्रेड टैरिफ की बात हो, या फिर कहीं ये भी बात है कि वहाँ आगे क्या होगा इसका निर्णय लेना है। खुद अमेरिका की बात है कि वहाँ पर आखिर क्या हो सकता है, कि किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप लोगों से बात करें तो सबके अलग अलग संशय हैं, डर हैं, अलग अलग, क्योंकि डेमोग्राफी जो है बड़ा अलग अलग है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल ही अमेरिका में कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीज़न जो है वो इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। जब चुनाव होता है तो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां खड़ी होती हैं, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन पॉलिटिकल डिवीज़न जब कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर मतभेद बहुत तीक्ष्ण हैं, बहुत गहरे हैं। और इमिग्रेशन जैसा जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है अमेरिका के चुनाव में जो असर है वो डाल रहा है। इसके अलावा आपने कहा अमेरिका की अंदरूनी बात, तो जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर तमाम सवाल हैं। और इन तमाम मुद्दों पर, एबॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो वोटर्स हैं वो बटे हुए हैं। और मुद्दों की बात हम पहले कर लेते हैं कि आखिरकार किन तरह के मुद्दे हैं और इनका चुनाव पर क्या असर होने जा रहा है। बिल्कुल। तो किस तरह के मुद्दे हैं, हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पर मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो सबसे अहम, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को लेकर वहाँ पर कई सवाल हैं, कई संशय हैं, कई डर हैं। लेकिन क्यों अहम है, सबसे ज़्यादा ये आखिर क्यों अहम है, वो इसलिए क्योंकि 1970 के दशक से लेकर अब तक वहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई अभी सबसे ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है, जब डोनाल्ड ट्रंप सवाल पूछते हैं कि क्या अभी हालात बेहतर हैं या 4 साल पहले बेहतर थे, तो लोगों को ये लगता है कि शायद 4 साल पहले ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन बीच में क्या बदला? बीच में कोविड आया। कोविड आने के बाद वो स्थिति बिल्कुल बदल गई। तो अर्थव्यवस्था जो है वो बेहद अहम है और इसी से जुड़ी है महंगाई। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा अमेरिकी जनता को भी परेशान कर रही है। और इस वजह से जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में या चुनावी वादों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस करती नज़र आ रही है कि वो आएंगी या उनकी सरकार आएगी तो किस तरीके से महंगाई को काबू में लाया जाएगा। जहाँ तक कमला हैरिस की बात है तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए भी तकरीबन $25,000 जो है वो देने का जो वादा है वो किया है। इसी तरह से ट्रंप का भी जो ज़ोर है वो टैक्स कट पे ज़्यादा ज़ोर है और इस तरीके से वो अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इमिग्रेशन की बात करते हैं, इलीगल इमिग्रेशन, वो सबसे बड़ा मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो वोटर है इस मसले को लेकर बेहद ज़्यादा इमोशनल है।
अब इलीगल इमिग्रेशन की बात जब वो करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर जो दुनिया भर का जो है वो कचरा आ रहा है, ये वो कहते हैं कि अपने अपराधी, अपने पागल पूरी दुनिया यहाँ पर भेज रही है, ये लोग आपकी नौकरियां ले रहे हैं। अब इसको लेकर बड़ा यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये तो समस्या है। हालांकि इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की बाइडेन प्रशासन ने ज़बरदस्त कोशिश की है, लेकिन बाइडेन प्रशासन कोई दीवार नहीं बना रही है जैसा कि ट्रंप वादा करते हैं। जी, अगर हम अगर इसी मुद्दे पे, इमिग्रेशन के मुद्दे पे थोड़ी सी और बात कर लें तो इमिग्रेशन को तमाम समस्याओं का जड़ जो है वो ट्रंप मानते हैं और उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है उसके ज़रिए हासिल करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो अवैध और प्रवासी हैं उनको बाहर भेजकर वहाँ पे जो नौकरी के नए मौके हैं वो बनाए जा सकते हैं, जो महंगाई बढ़ रही है उसको जो है नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इसलिए ज़्यादा जोर जो है उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दे पर दिया और उनको देखते देखते जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने भी इमिग्रेशन को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि अभी हाल में ही सैकड़ों भारतीयों को वापस भेजा गया है जो अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे थे। हालांकि इस तरह की जो वापसी है पहले भी हुई है, लेकिन प्रेस रिलीज के जरिए और इसको बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर बताकर पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो चाहते नहीं कि ज़मीन इमिग्रेशन के मुद्दे पर उनसे छिन जाए, इसलिए वो भी कुछ एक्ट करते हुए इस बार नजर आए हैं। जी, और भी कई मसले हैं जैसे अबॉर्शन है, हेल्थ केयर है, लेकिन एक बार हम सुनते हैं कि दोनों जो उम्मीदवार हैं अब आखिरी लैप में जो कैंपेन था उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। In the history of our country, and we will launch the most extraordinary economic boom the world has ever seen, and we'll do it by utilizing the assets that we have. If you vote for Kamala, you will have 4 more years of misery, failure, and disaster. Our country may never recover. Vote for me and I will deliver rising wages, soaring income, and a colossal surge of jobs, wealth, and opportunity for Americans of every race, religion, color, and creed, every one of them. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States. और सीधा हम चलते हैं, हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी इस वक्त वहां पर मौजूद है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी वो दे रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो रेस है वो कांटे की टक्कर बन चुकी है। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों कैंडिडेट्स, इन दोनों उम्मीदवारों में से फाइनली कौन ये राष्ट्रपति चुनाव जीतता है। वॉशिंगटन डीसी की जहां तक बात करें, ये पूरी तरह से डेमोक्रेट एरिया है। पिछली बारी जब चुनाव हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 4% वोट यहाँ पे इस क्षेत्र में लिए थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी पॉपुलैरिटी है, वो कितने ज़्यादा अपने वोटर बेस में इस वक्त पॉपुलर हैं। लेकिन ये कहना सही है कि जो आखिरी की ये जो लास्ट रेस है ये मात्र 6-7 प्रदेशों में आके रुक जाती है, जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। वो प्रदेश जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस किसी के लिए भी वोट कर सकते हैं और वो आगे पीछे डेमोक्रेट रिपब्लिकन वोट करते रहे हैं। इनमें से सबसे ऊपर नाम पेंसिल्वेनिया तो है ही है, उसके अलावा जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉन्सिन ये भी नाम है और नॉर्थ कैरोलिना। इन सारे प्रदेशों में पिछले 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने ही एक से ज़्यादा रैलियां की हैं। कमला हैरिस जो हैं बहुत बड़ी रैली फिलाडेल्फिया में कर रही हैं, जहाँ पे एनडीटीवी ने भी रिपोर्टिंग जहाँ से की है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े शायद पॉप स्टार्स भी आएंगे उनके सपोर्ट में। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो मुद्दे हैं जिन पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है उनको वोटर जो है उनको किस मेन इशू को लेके वो फाइनली पोलिंग बूथ पर जाते हैं। आखिरी बात ये बता दूं कि मैंने दोनों कैंप्स के लोगों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अब सारी लड़ाई इस बात पे आ गई कि अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेके आना है। एक एक पन्नों पे एक एक वोटर की मैपिंग की गई है जो उनके रजिस्टर्ड वोटर हैं और अब सारी ऊर्जा दोनों कैंप ने इसलिए लगाई है अपने सारे रजिस्टर्ड वोटरों तक पहुँच जाएँ और उनको पोलिंग बूथ तक ले आएँ। एक
एक बेसिक सी गणना ये है कि अगर ज़्यादा महिलाएं आती हैं वोट करने तो ये माना जा सकता है कि ये कमला हैरिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो शायद जीत की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा आदमी घर से निकलें तो ये कहना सही रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है और आप सभी लोगों के लिए एनडीटीवी वर्ल्ड भी देख रहा है और आपको मिनट मिनट की अपडेट देते रहेंगे हम यहाँ से। वॉशिंगटन डीसी में एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरी द्विवेदी। और इस चुनाव के और अगला राष्ट्रपति कौन होता है, इस पर, इसके लिए इसका भारत पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशांक हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं, कैप्टन आलोक बंसल रिटायर्ड है, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, ब्रह्मचलानी कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, और पूनम शर्मा एडिटर हैं इंडिया अमेरिका टुडे की। और इन सभी मेहमानों का बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले शशांक, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक लंबा अनुभव है आपका, आपने देखा है कैसे चीज़ें बदलती रही हैं जब सत्ता बदलती है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होगा अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटस को रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब जो विदेशी मामले हैं वो अमेरिका के चुनाव में इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो डोमेस्टिक इश्यूज पर ही होते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले के कुछ महीनों में तो उनका ध्यान जो है अपने डोमेस्टिक जो उन्होंने कमिटमेंट्स करेंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में समय जाएगा। बात उठती है उसके बाद की, और सबसे पहला मुद्दा उसमें आएगा यूक्रेन के युद्ध का और वेस्ट एशिया के जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि दोनों पार्टीज के अंदर, उनके शीर्ष नेताओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंतर है उनकी पोजीशंस में, और अमेरिका एक प्रकार से इसी वजह से डेमोक्रेसी में बिल्कुल दो पार्टों में बटा हुआ है। तो हम समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत के लिए जहाँ तक मैं कहता हूँ, इमीडिएटली तो उसमें ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि ट्रंप साहब ने कई बार बात करी है कि हिंदुओं के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, खास करके बांग्लादेश में और भी कई जगहों पर, तो उन्होंने उनके बारे में बात की है। उन्होंने ये भी बात करी है कि भारत के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनसे वो कितने प्रभावित हैं और किस तरीके से भारत के साथ में संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं टैक्स भी बढ़ा दूंगा भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि भारत जो है हमारे चीज़ों को जो है वो भारत के अंदर इम्पोर्ट नहीं होने देते हैं और बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके खिलाफ। तो ये सब बातें, लेकिन ये बाद में आएंगी। पहली बात रहेगी उनके जो इस समय युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है यूरोप में और पश्चिम एशिया में, और दूसरा आपने जो उनके डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हैं जिसमें इमिग्रेशन का मुद्दा आपने बताया है और ये इकोनॉमी का मुद्दा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है उनके लिए आगे बढ़ के बात महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। हमारे साथ ब्रह्मचलानी जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन बाकी मेहमानों पर आने से पहले हम चलते हैं पूनम शर्मा के पास, जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब कुछ ही मिनट रह गए हैं वोटिंग शुरू होने में। लगातार हम सर्वेज को देख रहे हैं कि सर्वेज जो आ रहे हैं उसमें मार्जिनल बिल्कुल 1%, आधा % से कमला हैरिस को आगे बताया गया है। किसी किसी सर्वे में ट्रंप को भी आगे बताया गया है। अभी की स्थिति ठीक चुनाव से पहले, मतदान शुरू होने से ठीक के पहले की स्थिति के बारे में थोड़ा सा आप बताइए पूनम जी। थैंक यू उमाशंकर जी। सो अभी जैसे कि बात हो रही थी, इलेक्शन जो है बहुत क्लोज है, इट्स टू क्लोज टू कॉल, बट द मोस्ट जिस साइड के ज़्यादा वोटर्स निकलेंगे और वोट करेंगे, दैट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट on the results. कमला हैरिस की पोलिंग में जो लेटेस्ट पोलिंग नंबर्स आए हैं, इट शोज हर कि वो थोड़ा सा एज है उनका डोनाल्ड ट्रंप पे। तो दैट्स द की थिंग हियर। जी, ये काफ़ी वोटर्स इंटरेस्टिंग है। गेट आउट इन बिगर नंबर्स। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे एक पूनम, अगर मैं उमाशंकर की बात को आगे बढ़ाऊँ तो लोगों के अंदर किस तरह का एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है, या फिर थोड़ा डर है, क्या है? डर तो है।
अगर यहाँ का माहौल देखें तो एक सिंपल सी बात है, इस वीकेंड को जब सब जैसे ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे तो पीपल वर बाइंग इन बल्क, क्योंकि ये थोड़ा सा डर फैला हुआ है कि अगर इलेक्शन में कमला हैरिस जीत जाती हैं तो ट्रम्प सपोर्टर्स का क्या रिएक्शन होगा। और वो हम जनवरी 6 को जब बाइडन की सर्टिफिकेशन होनी थी वोट की, तो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था। द ओनली डिफरेंस इज कि अब अमेरिका थोड़ा प्रिपेयर्ड है कि ये रिएक्शन हो सकता है, जी। राइट? सो दैट्स ये बहुत वन बहुत थिंग। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं ब्रह्मचलानी के पास जाना चाहूँगी। ब्रह्मचलानी जी, ये इंडिया के लिए खासकर अगर हम सिक्योरिटी मसलों पर देखें तो ये इलेक्शन उसके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक पुरानी थ्योरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस के अंडर बेटर रहते हैं। और हमने देखा है कि बाइडेन के प्रेसिडेंसी में ये रिश्ते में काफ़ी टेंशन आ चुका है। जैसे ये खालिस्तान इशू पर, बांग्लादेश के इशू पर, कई इशू हैं ऐसे। और जस्ट रिसेंटली इस हफ्ते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के खिलाफ कुछ सैंक्शन लगाए थे करीब 19 कंपनियों के खिलाफ। तो ये नए टेंशन्स जो पैदा हुए हैं, ये सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि बाइडेन के पहले जो भी प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, बिल क्लिंटन से लेके हर प्रेसिडेंट ने भारत के साथ रिश्ते पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किए। मगर बाइडेन एकमात्र प्रेसिडेंट है जो भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो एक तरह से डैमेज रिलेशंस फॉरवर्ड कर रहा है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को। तो ये ओल्ड थ्योरी के लोग दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो चॉइस है अमेरिकन वोटर्स के आगे, वो चॉइस है कि क्या वो पहला इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनेंगे, कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन है, या पहला इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी चुनेंगे, क्योंकि उषा वांस जो डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट हैं, जेडी वांस, उनकी वाइफ है। तो अगर ट्रंप जीतते हैं, उनके साथ कई इंडिया सारे फैक्टर यानी कि ब्रह्मचलानी जी हर जगह है, चाहे ये पार्टी हो या वो पार्टी हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, कैप्टन आलोक बंसल से भी बात करेंगे और बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। उमा, आपके पास कुछ ताज़ा जानकारी थी? जी बिल्कुल, देखिए जो न्यू हैम्पशायर है वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है डिक्सविले नॉच, और वहाँ पे सिर्फ 6 रजिस्टर्ड वोटर हैं। और परंपरागत तौर पे यहाँ पे पहला इन पर्सन वोटिंग जो हुआ है, और उन 6 में से 3 वोट कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो ये एक दिलचस्प छोटी सी जानकारी है। तो इन पर्सन वोटिंग की जो परंपरागत तौर पे शुरुआत है वो हो चुकी है, और अब कुछ मिनट में जो तमाम राज्यों में जो वोटिंग का सिलसिला वो शुरू होने वाला है। और वही तस्वीर भी यहाँ हम आपको ज़रा सा दिखा रहे हैं कि कैसे वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और हमारे मेहमान जो हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। वहाँ कैप्टन बंसल जो हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, ये जो एक फैक्टर है, सिक्योरिटी का फैक्टर है, कौन कैसे फॉरेन पॉलिसी रखेगा, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है वो शायद ट्रेड को लेकर है कि यहाँ टैरिफ लगा दिया, वहाँ टैरिफ लगा दिया, उससे नुकसान, एक्चुअल नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो प्रोटेक्शनिज्म की होंगी। ट्रंप की जो पूरी नीति है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर है। हाँ। तो अगर आप हमें ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। और पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि इंडिया को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके जो टैरिफ्स हैं वो अनफेयर हैं, इस तरीके की कई चीजें की हैं।
तो ट्रंप के आने से जहां हो सकता है कि हमें भू राजनीतिक स्तर पर कुछ फायदे हो, हाँ। विशेषकर अभी इमीडिएटली, पर मेरा ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था और व्यापार के रूप में काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की जो मेन पॉलिसीज हैं वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। और इस वक्त भारत के लिए HbA1c और ये जो अन्य वीजाज हैं ये बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि आज भारत की रेमिटेंसेस करीब $100 बिलियन से ज्यादा हैं हर साल। हाँ। और इसमें से करीब 50% जो है पश्चिमी देशों से आ रही हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। और अगर इनकी जो पॉलिसीज हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज जो कंट्रोल करने की हैं, उसके अंतर्गत भारतीयों को अमेरिका जाने में तकलीफ अगर होती है तो ये समस्या होगी। बिल्कुल। साथ और तो शायद भारत आप जो कह रहे हैं बंसल साहब, इसका ये मतलब है कि अब हम सबको और खासकर हमारे जितने मंत्री ट्रेड कॉमर्स सब, उनको कमर कसनी होगी, आगे कितना ज़बरदस्त निगोशिएशन करना होगा उसको लेके। लेकिन अमेरिकी चुनाव, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक खास जगह से, एक खास तरीके से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अभी आप सुनिए उनसे। अमेरिकी चुनाव पर हमारा ये महा कवरेज जारी है। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो रहे, बल्कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के चुनाव भी हो रहे हैं। इन सभी चुनाव के लिए एक ही बैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव तो हो ही रहा है। इनके साथ साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सभी 435 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव हर 2 साल पर कराए जाते हैं। अमेरिका के 50 प्रांतों में हर प्रांत के लिए 2 सीनेटर की सीट है। सीनेट का जो मौजूदा चुनाव है, इससे तय होगा कि सीनेट में किसका बहुमत होगा। अमेरिकी सीनेट के 100 सीटों में से 33 के लिए चुनाव हो रहे हैं, जबकि 1 सीट के लिए स्पेशल चुनाव कराए जा रहे हैं। सीनेटर का कार्यकाल 6 सालों का होता है। मौजूदा सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 49 सीनेटर हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 47। हालांकि जो 4 निर्दलीय सीनेटर हैं वे डेमोक्रेट्स के साथ हैं और इसलिए डेमोक्रेट्स का जो है वो बहुमत है। सीनेट में विधायी काम तो होता ही है। राष्ट्रपति जिन मंत्रियों, संघीय और सुप्रीम कोर्ट के जजों और राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, सीनेट ही उन पर मुहर लगाती है। इस लिहाज से ये सीनेट के लिए हो रहा बहुत ही अहम चुनाव है। 8 सीनेट की सीटों के लिए मुकाबला कांटे का है। ये सीटें हैं मोंटाना, विस्कॉन्सिन, ओहायो, नेवादा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना और टेक्सास। इन 8 में से फिलहाल 7 सीटों पर डेमोक्रेट्स का कब्जा है और 1 पर रिपब्लिकन का। अमेरिकी कांग्रेस पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, विधायिका को पारित कराने में, उसकी जो विधेयक हैं उनको पारित कराने में उसकी भूमिका अहम होती है। राष्ट्रपति जिस भी पार्टी का चुना जाए, उसके एजेंडे को सीनेट से गुजरना होता है। विरोधी पार्टी के कब्जे की सूरत में राष्ट्रपति की चुनौती जो है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका में हो रहे गवर्नरों के चुनाव की। अमेरिका में 11 प्रांतों और 2 अमेरिकी क्षेत्रों के गवर्नरों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। ये 2 क्षेत्र हैं पुर्टो रिको और अमेरिका समोआ। और 11 प्रांत हैं डेलावर, इंडियाना, मिसौरी, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डेकोटा, उटा, वेरमॉन्ट, वॉशिंगटन और वेस्ट वर्जीनिया। तो इस तरह अमेरिका में कई चुनाव एक साथ हो रहे हैं और उनके नतीजे भी एक साथ ही आएंगे। तो ये राह नहीं है आसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कई लेवल से। न सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव बल्कि और भी चुनाव चल रहे हैं। लगातार आपको हम बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे, अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष कवरेज हमारा जारी है। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जो हैं वो बने हुए हैं। हम चलते हैं शशांक के पास, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पिछले कई वर्षों में, और वो बहुत पुराना अरसा नहीं था जब ज़्यादातर जो इंडियन अमेरिकन्स थे वो डेमोक्रेट्स को आंख मूंद कर वोट किया करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्थन था। लेकिन 2016 से लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2016 के डाटा की अगर बात करें तो 66% जो भारतीय अमेरिकियों का जो समर्थन था वो डेमोक्रेट्स के लिए था, जो कि 56% हो गया 2020 में, और अब जाकर वो 47% के आसपास टिका है। और इसी बीच जो रिपब्लिकन के लिए समर्थन है भारतीय अमेरिकियों का वो बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके पीछे मोटे तौर पे क्या बड़ा वजह जो है, कितनी वजहों को मानते हैं और क्या सबसे बड़ी वजह है?
मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था जब डेमोक्रेट्स को लिबरल और माइग्रेंट्स के फेवर का माना जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से उनको इल्लीगल माइग्रेंट्स के फेवर का माना जाता है। तो जो हमारे इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको तो शायद लगता है कि चलो पहुँच गए अमेरिका किसी तरीके से अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। लेकिन जो लोग लीगली जाते हैं, उनको समझिए कि अगर H-1B वीज़ा से उनको अमेरिकन सिटीज़नशिप लेनी है, तो हो सकता है कि उनको 150 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि जो उसकी प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी उनकी ज़्यादा है अ, इल्लीगल माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि चीप लेबर चाहते हैं वो, ना कि क्वालिफाइड जो लोग जो है अमेरिका जाते हैं। जबकि रिपब्लिकन्स कहते हैं कि उनको क्वालिफाइड लोग चाहिए और वो देखते हैं कि इंडियंस जो हैं काफ़ी अच्छे क्वालिफ़िकेशंस वाले होते हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह की भावना बन गई है कि जिस तरीके से अब हाईएस्ट टैक्स पेयर ब्रैकेट्स में अब इंडियंस की कम्युनिटी वहाँ पहुँच गई है अमेरिका में। जी। तो इसलिए उनको लगता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि वो खाली माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इल्लीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन का भी, और जो उनके जो टैक्स पेयर्स हैं और सोशल सिक्योरिटी वगैरह देते हैं, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें सोचते हैं कि रिपब्लिकन से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा मैं कहता हूँ कि अब इंडिया छोड़कर वो मान लिया अमेरिका जाते हैं, तो पहले सोचते थे कि यहाँ पे तो सब पेवमेंट्स पे लोग पड़े रहते हैं, गाय भी और आदमी भी। अब वो देख रहे हैं कि वहाँ पर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी सब लोग वो पेवमेंट्स पे बैठे हुए हैं। टेक्सास ने तो बड़ी-बड़ी बसेस में भर के लोगों को न्यूयॉर्क भेजा, वॉशिंगटन भेजा, शिकागो भेजा, और इसी तरीके सैन फ्रांसिस्को वगैरह में भी पेवमेंट्स पर जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स और कई ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बात उनको लगती है कि रिपब्लिकन्स आएँगे तो शायद वातावरण बदल जाए। लेकिन यही मैं अभी सोच पाया हूँ, हो सकता है कि बंसल साहब या रमा चलानी हमको इसके बारे में ज़्यादा बताएँ। जी, ये तस्वीर शशांक जी काफ़ी डरावनी है, जैसे किसी भी देश के लिए डरावनी कि आपकी सड़कों पर अगर पेवमेंट्स पर ड्रग एडिक्ट्स पड़े हों, आपके साथ छीना-झपटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। पूनम वहाँ पर मौजूद हैं। पूनम, एक चीज़ जो शायद आपने बताई कि लोग बड़ी संख्या में जब ग्रोसरी बाइंग कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों को डर लग रहा है कि फिर 2021 वाला मामला ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए ये कमला हैरिस की जीत के बाद अगर वो जीतती हैं और ट्रंप सपोर्टर्स ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी एक वानगी है, इसका एक ऐसा हो सकता है, ऐसा लोगों को डर लगता है। लेकिन कमला हैरिस, हम ये मान के चलते हैं कि कमला हैरिस डेमोक्रेट्स का जो ट्रेडिशन है इंडिया के लिए वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन वो अपने आप को शी हैज़ डिस्टेंस्ड हरसेल्फ बाइडेन की बहुत सारी पॉलिसीज से भी। तो क्या इंडिया के मामले में भी कुछ ऐसा है जहां पर बाइडेन और उनके जो डिसीजन है उनमें चेंज होगा? देखिए, ब्रॉडली तो पॉलिसी वही रहेगी, ओवरआर्चिंग पॉलिसी वही रहेगी, बट किस तरह से वो इंडिया के साथ एंगेज करते हैं, क्या वो ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ पे ज़्यादा जोर देंगी, इसमें कुछ फ़र्क हो सकता है। बाकी जो जैसे क्वाड ग्रुपिंग है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन जो बड़ा है अभी पिछले 4 सालों में, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पर एक बात और भी है कि कमला हैरिस जो है वो she will not be she won't be want to be seen as being soft on India, कि लोग ये ना कहें कि उसके इंडियन हेरिटेज की वजह से she's favoring India. I think that could be a factor as well. But I think broadly policy में कोई बिल्कुल, चेंज ये नहीं ये आएगा, यही पर बात मैं इंटरपर्सनल आपसे जानना चाहती थी। ये होता है इंडियन ओरिजिन के लीडर्स के साथ। और एक सवाल मेरा और पूनम जी से है कि जो 2023 की अगर बात करें तो तकरीबन 10 लाख या उससे ज़्यादा जो भारतीय अमेरिकी हैं, जो भारतीय हैं वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने कतार में खड़े थे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और उनका ये आरोप रहा है कि जो बाइडेन प्रशासन है वो भारतीयों की जहाँ तक बात आती है तो एक निष्पक्षता नहीं बरतते, उनके साथ भेदभाव होता है जहाँ तक ग्रीन कार्ड देने की बात है। आप वहाँ पे सालों से रह रही हैं, आप भारतीय ओरिजिन की हैं, आप क्या आपका अनुभव क्या कहता है, क्या वाकई में इस तरह से हो रहा है वहाँ पर? इमिग्रेशन के मामले में आप पूछ रहे हैं जी, ग्रीन कार्ड के मामले में। देखिए, कुछ तो आई थिंक जो
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी रही है, क्योंकि ये शिकायत तो जो भारतीय यहाँ पे H1B पे हैं, ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बहुत लंबी वेट होती है। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि उनके लिए आसान हो जाए। सो दे हैवन, भेदभाव भी कहा जा सकता है इसको, जबकि कुछ जो यूएस इंडियन कांग्रेसमैन हैं, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, जिन्हें समोसा कॉकस कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर कोई प्रेसिडेंट इस पे एक्शन भी लेना चाहे, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। सो इट हैज़ टू गो थ्रू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट, जैसे कि आपने कहा था। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट मेड इट ईजियर। आपने एक शब्द में उसको बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हम कैप्टन आलोक बंसल के पास से जानना चाहेंगे। बंसल जी, अभी स्थिति जो है बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका में एक बार चुनाव होते हैं तो उसके बाद और भी जो बदली हुई स्थिति है वो एक तरह से कॉन्क्रीट हो जाएगी। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों H1B वीज़ा के लिए लाइन लगाएं? क्यों इलीगल इमिग्रेशन भारत से ज़्यादा हो? इसके लिए यहाँ पर कुछ करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक पावरफुल राष्ट्र है, तो महत्वपूर्ण है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अमेरिका में कोई भी हुकूमत आए, विदेश नीति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा जहां तक भारत का सवाल है, क्योंकि जहां तक सवाल भारत का है, बाई पार्टिसन कंसेंसस है। दोनों ही राजनीतिक दलों में ये बात मानी जाती है कि भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और उसके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल H1B और इमिग्रेशन का है, उसमें तो जरूर फर्क पड़ेगा। अब आपका ये कहना है कि क्यों लाइन लगनी चाहिए, तो उसके लिए हमें हालात अपने यहाँ ऐसे करने चाहिए कि लोग जाएं ना। और आज की तारीख में अर्थव्यवस्था और आर्थिक दृष्टि से भारत में लोगों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं शायद जितनी अमेरिका में है। आज जो लोग अच्छे हैं, जो लोग एकेडमिकली ब्राइट हैं, वो भारत में भी एक अच्छा स्कोप है उनके लिए। लेकिन शायद हमारे यहाँ जो कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमियां हैं, एक रूल ऑफ लॉ में बहुत बड़ी कमी है। हमारे यहाँ जो है अभी भी कानून व्यवस्था जो है, अगर आपको कोई कार्य कराना हो सरकारी दफ्तर में, जो लाल फीताशाही है, उसके कारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो ये प्रोसेस, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, मतलब सरकार के साथ जो भी आपका इंटरफेस है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे यहाँ कि आज भी काफी बड़ी संख्या में यंगस्टर्स को लगता है चलो भाई विदेश चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे जो समस्या है। तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें इसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मेरा ये मानना है कि आर्थिक दृष्टि से हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। आज जो अच्छे बिल्कुल, ये भी एक सच्चाई है बंसल साहब की, चाहे देश कितना भी तरक्की कर जाए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश में जाकर अपना करियर, अपने रोजगार के मौके देखना चाहते हैं। हम आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के पास, जो कि ये बताएंगी कि आखिरकार चाहे वो ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों के पक्ष में क्या क्या मुद्दे जाते हैं और दोनों ने किन मुद्दों को लेकर अपना जो एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है ताकि उनको वोट मिल सके। जब दो उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हो तो फिर क्या होता है, दोनों के पक्ष में क्या क्या जाता है, ये देखना जरूरी होता है। ट्रंप के पक्ष में क्या है और कमला हैरिस के पक्ष में क्या है। पहले बात करते हैं हम ट्रंप की। 5 पॉइंट्स क्या है। पहला, उनके पास बहुत बड़ा फैक्टर है कि ट्रंप सत्ता में नहीं है, यानी एंटी इनकम्बेंसी उनके पक्ष में है। लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि पिछले 4 साल क्या किया। अर्थव्यवस्था वोटरों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, तो उस पर वो ये पूछते हैं कि आखिर इन लोगों ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या किया। अधिकतर अमेरिकन महंगाई से जूझ रहे हैं। 70 के दशक के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। उसके बाद कोविड के बाद कई देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है और ट्रंप के लिए यह पूछना आसान है कि हालात अभी बेहतर हैं या 4 साल पहले बेहतर थे। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है ट्रंप का, वो ये कि ट्रंप का स्थिर समर्थक है। कैसे? आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए ट्रंप। 6 जनवरी 2021 में ट्रंप समर्थकों ने उत्पात मचाया, लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप के जो 40% समर्थक है वो कहीं नहीं हिले। वो आधार जस का तस बना हुआ है। ये एक बड़ा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, एक मुद्दा जो जनता पकड़े, ऐसा कौन सा इमोशनल मुद्दा है
वो ट्रंप बताते हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन। उस पर पूरा ध्यान ट्रंप ने केंद्रित किया हुआ है। वो इस पर सख्त माने जाते हैं। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है, ऐसा कहते हैं, और बार बार इस बात को वो बोलते हैं। फैक्टर नंबर 4, कॉलेज शिक्षित कम है वहां पर अभी भी अमेरिका में, और जो वहां पर नहीं गए हैं कॉलेज उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें ट्रंप के समर्थक ज्यादा है और इसके कारण ट्रंप को फायदा है। फैक्टर नंबर 5 क्या है? ट्रंप मजबूत नेता दिखते हैं, परसेप्शन ये है। उनके बयानों, उनके पुतिन, किम जोंग जैसे नेताओं से बातचीत के दावे उनके मजबूत होने की धारणा को बल देते हैं। आप ये समझें कि ये धारणा है कि वो मजबूत है। नॉन कॉलेज एजुकेटेड, जो लोग कॉलेज नहीं गए हैं, जो वाइट मेल हैं, उनमें ये एक इमेज है जिसको जबरदस्त समर्थन मिलता है। तो ये 5 फैक्टर ट्रंप के हैं, लेकिन 5 फैक्टर कमला हैरिस के क्या हैं? हैरिस के पक्ष में क्या जाता है? उनके पक्ष में यह जाता है कि हैरिस ट्रंप के बिल्कुल उलट है। हैरिस ट्रंप को फासिस्ट कहती हैं, उनको लोकतंत्र के लिए खतरा बताती हैं। वो ये भी कहती हैं कि लोकतंत्र के लिए वो लड़ रही हैं, तो एक तरह से अपने आप को लोकतंत्र की बिल्कुल अगुवा वो बताती हैं। दूसरा फैक्टर उनके फेवर में, हैरिस के फेवर में क्या जाता है कि वो बाइडेन से कहीं बेहतर उम्मीदवार हैं। उनको ज्यादा समर्थन पार्टी के अंदर मिला है। उन्हें अब उनके पक्ष में उम्र है और ट्रंप उनके सामने उम्र दराज लगते हैं। पार्टी के अंदर बाइडेन से ज्यादा समर्थन है, ये बेहद साफ है क्योंकि उनको अधिकतर लोगों ने एंडोर्स किया है। फैक्टर नंबर 3 कमला हैरिस के लिए क्या काम करता है? महिला अधिकारों के लिए वो बेहद मुखर है। महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार, एबॉर्शन के अधिकार को लेकर वो लगातार बोल रही हैं, लगातार इसके पक्ष में है। महिलाएं इस मुद्दे पर उनको वोट दे सकती हैं क्योंकि महिलाओं को ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा लगता है। फैक्टर नंबर 4 क्या है? वोटर वोट देने निकले तो कॉलेज गए या उम्र दराज गए वोटर जो हैं वो उनको वोट देने के लिए ज्यादा निकलेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि कमला हैरिस जो हैं वो ज्यादा स्थिर एक कैंडिडेट होंगी और वो बाहर निकलेंगे। इसकी कोशिश वो भी कर रही हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं उस पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। बार बार कमला हैरिस कह रही हैं कि वोटर बाहर निकले। फैक्टर नंबर 5, कैंपेन पर खर्च किसने ज्यादा किया है? और कैंपेन पर जो खर्च है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कमला हैरिस ने किया है और विज्ञापनों पर खर्च किया है ट्रंप के पक्ष में। इस यहाँ पर ज्यादा ये जो फैक्टर है वो नहीं है। विज्ञापनों के मामले में ट्रंप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो इन सब को लेकर और सबसे बड़ा ये भी एक फैक्टर है कि पहली अश्वेत महिला होंगी अगर वो बनती हैं राष्ट्रपति, और ये उनके फेवर में, कमला हैरिस के फेवर में सबसे ज्यादा जाता है। बहुत शुक्रिया कादम्बनी ये जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब अमेरिका में वोटिंग शुरू हो चुकी है तो उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहाँ हैं और कमला हैरिस जो हैं वो कहाँ हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्लोरिडा में है, पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पे वोटिंग खत्म होने के बाद वो इलेक्शन नाइट वॉच पार्टी करेंगे। और कमला हैरिस जो हैं वो 7 रेडियो स्टेशंस को इंटरव्यूज़ दे रही हैं और 7 रेडियो स्टेशन जो हैं वो उन 7 राज्यों के हैं जिनको कि बैटल ग्राउंड कहा जाता है या स्विंग स्टेट कहा जाता है। तो इस जानकारी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी इस महा कवरेज पर। तो सुपर पावर का चुनाव महा कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है और वहां पर अमेरिका में वोटिंग शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस बनेंगी राष्ट्रपति या फिर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर वो कमला हैरिस बनती हैं तो एक चीज़ तो होगी, एक सॉलिड इंडियन कनेक्शन, पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति, इतिहास तो बन जाएगा। जी बिल्कुल। और ये भी एक वजह है कि ये जो डिवीज़न की बात आई है वोटर्स में वो नज़र आ रही वहाँ पे, लेकिन कमला हैरिस के मैदान में होने की वजह से बहुत सारे भारतीय अमेरिकियों का जो एक कनेक्ट है वो बना है। और वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो 2020 में सबसे ज़्यादा हुआ था और इस बार उससे भी ज़्यादा होने की जो उम्मीद है भारतीय अमेरिकियों की तरफ से वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन
अगर वो बनती हैं, अगर चुनाव जीतती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो फिर देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस वाकई में उन आशाओं के अनुरूप होगा जैसा अभी किया जा रहा है, या फिर वो अमेरिका की ऋषि सुनक साबित होंगी। हाँ, भारत के लिए कैसी साबित होंगी वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है देखना, क्योंकि आम तौर पर ये माना जाता है कि जो इंडियन ओरिजिन के लीडर होते हैं वो भारत के लिए उतने कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये बताना होता है कि हम अनड्यू फेवर किसी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वहाँ पर, कि वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है वोटरों को, क्योंकि इतना नज़दीकी मुकाबला है, इतना कांटे का मुकाबला है, कहा जा रहा है कि आप बाहर निकल कर वोट करें, क्योंकि अब वही एक फैक्टर है जो यहाँ पर निश्चित करेगा कि कौन जीता और कौन हारा। और उसमें जो स्मार्ट पॉलिटिशियन होंगे दोनों में से, उन्होंने ये कैसे पोलिंग बूथ तक वोटर्स को लेकर आए, वो भारत से ज़रूर उन्होंने सीखा होगा। और भारत में खासतौर पे बीजेपी जैसी पार्टी जो कि इस बात के लिए जानी जाती है कि कैसे वोटर्स को चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर लेकर आया जाए, उनको पहुंचाया जाए, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए, तो शायद उन्होंने कुछ इससे सीख ली होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट हो, और ज़्यादा टर्नआउट उनके वोटरों का हो जिन पे वो रिलाई कर रहे हैं, और उनकी जो मार्जिनल जो सर्वेज जो आ रहे हैं जिसमें मार्जिनल जो एक बढ़त मिलती दिख रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और ट्रंप के पार्ट पे ये कि उस मार्जिन को कम करें और अपने आप को एक जीत की ओर ले जाने की कोशिश करें। सिखाने को तो उमा भारत बहुत कुछ सिखा सकता है, पूरी दुनिया को सिखा सकता है, कई चीज़ें हैं हमारे पास, तो उम्मीद करेंगे कि पूरी दुनिया भी सीखे, अच्छी चीज़ें हम भी सीखें, लेकिन कुछ ही घंटे में नतीजा आना शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्शन तो ज़रूर शुरू हो जाएंगे। हम आपको लगातार इन्फॉर्म रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।